मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थंबनेल से पता चल गया हो कि हम लोग इडुटेरिया का जो वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 जो सेट आया है बीपीएससी 67 के लिए, उसको अपन लोग क्या करेंगे कि सोल्व करेंगे। पूरा फुल का फुल डिस्कशन कराएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने, बहुत ही लाभकारी आप लोगों के लिए, जो कि बीपीएससी 67 अभी एग्जामिनेशन डेट आ चुका है फ्रेंड्स। तो एग्जामिनेशन डेट आ गया है, इसको अगर हम लोग देख के अच्छे से कर लेते हैं, अगर जितना इसमें टोटल टोटल 12 सेट दिया गया दोस्तों, इसमें 12 सेट को अगर हम लोग फुल डिस्कशन के साथ कर लेते हैं तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि लगभग हम लोग का या तो ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग का यहाँ से, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, बायोलॉजी हो, साइंस का पूरा पोर्शन देख ले, हिस्ट्री का पूरा पोर्शन देख ले, ज्योग्राफी देख ले, इकोनॉमी, तो लगभग सब कुछ यहाँ से ओवरकम हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया गया है, जो कि प्रवीण सर ने हम लोग के लिए निकाला है। तो आज हम लोग उसी के साथ देखने वाले हैं। और परीक्षा का पैटर्न तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक जो सही होता है आंसर, उसके लिए हमें 1 मार्क्स मिलते हैं, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो टाइमिंग होता है 2 आवर्स का होता है, क्वेश्चन कितना होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया। तो जो अभी पता होगा कि आप लोगों को 15वें जो राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी चुने गए हैं, तो इनको जो राष्ट्रपति में कौन कौन खड़े हुए थे और किनको इन्होंने हराया। तो देखिए, इनके सामने जो खड़े हुए थे वो थे यशवंत सिन्हा। तो इन्होंने यशवंत सिन्हा को हरा करके क्या किया है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये जीती हैं, और ये हमारे 15वें राष्ट्रपति। इनके साथ आप लोग के पहला कुछ चीजें याद रखनी है कि ये पहले फर्स्ट आदिवासी आदिवासी प्रधानमंत्री है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड महिला राष्ट्रपति, ठीक है। सेकेंड महिला राष्ट्रपति हैं, पहले आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, और इनके बारे में क्या जानना है, तीसरा क्या जानना है कि ये पहले क्या है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। पहली महिला या तो वहाँ की आदिवासी राज्यपाल है, कहाँ की, झारखंड की थी। और इनका घर कहाँ है, तो ये उड़ीसा की रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। ये था इनके बारे में इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके बारे में और जानते हैं, ये जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़ कौन है, अभी हमारे ये कौन है, उपराष्ट्रपति ये चुने गए हैं। इन्होंने किसे हरा करके उपराष्ट्रपति का पद जीता है, कि इन्होंने किसे हराया, तो ये हराए हैं दोस्तों मार्गरेट अल्वा को। मार्गरेट अल्वा को हरा करके जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, जीता है, पद पे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेदों को सुमेलित करें। कि राष्ट्रपति का जो संबंध है उससे कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है पकानी। पकानी कोका दुयो दसम। देखिए, इससे कैसे याद होगा फ्रेंड्स, कैसे याद कैसे करना है आप लोगों को, जैसे कि मालूम होगा ये 61, अगर इसको बात करें तो 62, सॉरी सॉरी, ये 60, ये 59, ये हो जाएगा हमारा 58 आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल नंबर 57। अगर हम ये करें तो ये हो जाएगा 56। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 55। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 54। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 53। इसकी बात करें तो 52। तो फ्रेंड्स, इसको याद करना है शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप राष्ट्रपति के पूरा का पूरा आप अनुच्छेद आर्टिकल याद कर सकते हैं। पकानी कोका दुयो दशम। तो पकानी देखिए 52 से स्टार्ट करना, पकानी 52 53 54, कोका 55 56, दुइयो 57 58 59 60 61। देखिए पकानी, प में है 52, 52 में क्या है, प मतलब क्या होता है कि पद। जो अगर दोस्तों अगर बात किया जाए कि इनका पद कहाँ से लिया गया है, अगर हम बात करें जो ये जो पकानी है, प मतलब क्या है, पद। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन के महारानी के से पद लिया गया है। का से होता है कि कार्यपालिका का प्रधान होंगे, ये 53 नंबर आर्टिकल में आता है। कार्यपालिका का प्रधान मतलब, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है, जो कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा एक बात बताया गया है, जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अब यहाँ 54 में आते हैं। 54 में दोस्तों क्या लिखा गया है, नी मतलब होता है निर्वाचन पद्धति, कि निर्वाचन कैसे किया जाता है, निर्वाचन के बारे में जानकारी है। उसके बाद आता है 55। 55 में दोस्तों एक को से मतलब होता है कोटा। इनका कोटा मतलब कि कैसे इलेक्शन कैसे होता है, अगर 50% +1 वोट मिल जाता है तो उनको मतलब वो विजयी हो जाते हैं, ये है।
और उसके बाद आता है 56 में कार्यकाल, मतलब इनका जो कार्यकाल कितना दिन का रहता है, तो इनका कार्यकाल 5 साल का रहता है। अगर इनके बीच में अगर किसी राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो जो भी हमारे नए राष्ट्रपति आएंगे वो भी पूरा 5 साल के आएंगे, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अब आते हैं दूर, दूर कितना में आता है फ्रेंड्स, देखते हैं 57 नंबर, 57 नंबर आर्टिकल में अनुच्छेद में आता है। तो दो मतलब होता है दोबारा, कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा फिर से निर्वाचित हो सकता है, और कितनी बार भी हो सकता है। फिर मैंने इस बार अगर राष्ट्रपति का पद सिलेक्ट हुआ, मैं जीत गया, अगली बार भी खड़ा हो सकता हूँ, मतलब दोबारा भी निर्वाचित होती है, मतलब दोबारा बार बार होते रह सकता है, ठीक है। और हमारे जो आपको पता होगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने 2 बार लगातार, उन्होंने 2 बार क्या हुआ था, राष्ट्रपति के पद पे उन्होंने रहा था, ठीक है। उसके बाद आता है यो मतलब होता है योग्यता, ये 58 नंबर अनुच्छेद में है। योग्यता का मतलब क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति पद पे जो सिलेक्ट उम्मीदवार है वो क्या होना चाहिए, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि वो किसी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, ये हमारा योग्यता है। द आता है दसम, देखिए द में कितना नंबर है, 59 नंबर, मतलब 59 नंबर आर्टिकल में दसम मतलब होता है कि दशा, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, 15,000 जो जमानत राशि है वो होना चाहिए, तो ये चीज है। और उनका उम्र 35 साल होना चाहिए, ये उसके बारे में बताया गया है। और हम बात करते हैं स से होता है क्या फ्रेंड्स, शपथ। इनको शपथ कौन दिलाएंगे, 62 नंबर आर्टिकल में बताया गया, शपथ कौन दिलाएंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे इनको शपथ दिलाया जाता है। और म से आता है लास्ट में 61 नंबर, म से होता है महाभियोग। तो महाभियोग क्या होता है कि जैसे कि अगर हमको राष्ट्रपति को उनके पद से अगर हटाना है, पदच्युत करना है, तो क्या करेंगे, उन पे महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग लाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, महाभियोग लाने के लिए 2 सदन हमारे पास है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो हम किसी भी सदन से ये प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए अगर किसी भी सदन से, मान लीजिए कि हमने लोकसभा से स्टार्ट किया, तो लोकसभा से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कितना परसेंट चाहिए होगा, 1/4 ऑफ द वोट क्या चाहिए होगा, ताकि हम मतलब 25% वोट चाहिए होगा ताकि प्रक्रिया शुरू कर पाए। और उसके बाद अगर 2/3 मिल जाता है, 2/3 मतलब लगभग 66% के आसपास हमें वोट मिल जाता है, तब ये एक सदन से क्या हो जाता है कि महाभियोग पारित हो जाएगा। और उसके बाद इसे दूसरे सदन में भेजना होता है। लेकिन उससे दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व हमें राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि आप पे महाभियोग, आप अपने सुरक्षा में जो कहना है कह सकते हैं। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है, उसके बाद आप दूसरे सदन में भेज सकते हैं। जैसे ही दूसरे सदन में हम उस प्रस्ताव को भेज देते हैं, अगर यहाँ भी 2/3 से अगर पारित हो जाता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो नहीं हटाएंगे। और ये कहीं से स्टार्ट करते हैं, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये महाभियोग के बारे में ये अच्छे से एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं यहाँ पे बोल क्या रहा था फ्रेंड्स। तो इसमें बोल रहा था कि अनुच्छेद 53, देखिए अनुच्छेद 53 क्या है। तो अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें, देखिए अनुच्छेद 53 में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि कार्यकाल, कार्यपालिका, देखिए तो ये कार्यपालिका है ना, यहाँ पे संघ की कार्यपालक शक्ति, तो कार्यपालक शक्ति बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा बी। तो 53 का बी मतलब ऑप्शन ए का बी देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है दोस्तों। तो अब लेकिन इसमें से चुनना मुझे है कि पूरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये 53 का हो गया बी। अब आ रहा है 54, 54 में क्या हमने बताया था, देखिए निर्वाचन। तो देखिए निर्वाचन का है, राष्ट्रपति का चुनाव है ना, राष्ट्रपति का चुनाव, ये हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर 54 का, आर्टिकल 54 का ए हो जाएगा, मतलब दूसरा का ए हो गया। अब अनुच्छेद 55, 55 में क्या बताया था, कोटा, उनका कोटा क्या होगा। देखिए एक चीज है यहाँ पे, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये एकल मतलब संकल्प आती है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो वो वहां से देख सकते हैं, कोटा में ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, देखिए तो पहला का बी, दूसरा का ए, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करते हैं, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल कुछ इशू हो गया था। अब देखते हैं 61, अब अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग देखिए क्या है, सामने सामने आपको डी दिख रहा है, तो चौथा का डी हो गया। अनुच्छेद 72, देखिए फ्रेंड्स 72 में ये बोला गया है ना कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। 72 नंबर आर्टिकल में ये बताया गया है, 72 नंबर आर्टिकल में, कि राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी तरह को सजा को माफ कर सकता है, किसी भी सजा, क्षमादान की शक्ति, तो पचवा का ही हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग इसको पूरा मिटा के अच्छे से देख सकते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में किन कथनों पर विचार करें। इसके लिए भी बहुत शानदार ट्रिक्स है, उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये है उसरा निका चूस। उसरा निका चूस, ये याद रखिएगा। ये स्टार्ट कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो ये स्टार्ट होता है फ्रेंड्स कहाँ से, ये स्टार्ट करेंगे हम लोग, वहां हम लोग 61 तक देख चुके थे, यहाँ स्टार्ट होता है 63 से। ठीक है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ये फ्रेंड्स ये देखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, कि बोला गया है कि अनुच्छेद 63, 63 में क्या होगा, देखिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होता है, और उपराष्ट्रपति के बारे में जो मतलब क्या क्या जो हम लोग को देखना है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग को मिलाना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या है। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, देखिए इसमें बोला गया है दोस्तों, देखिए ऊ से क्या होता है, देखिए 63 नंबर आर्टिकल में आता है ऊ से होता है उपराष्ट्रपति का पद, मतलब कि भारत में एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति एक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा। उसके बाद 64 में क्या बोला गया है दोस्तों, 64 में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बोला गया है रा से क्या होता है, देखिए 65 में रा है, रा का मतलब होता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मान लीजिए कि इसके बीच में राष्ट्रपति का कुछ हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो नहीं आ पाते हैं, या तो उनकी डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती है, तो उनके जगह पे तत्कालीन राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति होगा। अगर हम बात करें 66 नंबर, तो 66 नंबर में दोस्तों है नी से होता है निर्वाचन, की मतलब निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसमें भी बस वही है कि वो 35 वर्ष होने चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और इनके पास क्या होना चाहिए, सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, और उनके पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब सारा चीजें निर्वाचन का जो प्रक्रिया है इसमें। उसके बाद आता है कार्यकाल, इनका भी कार्यकाल फ्रेंड्स होता है 5 सालों के लिए, लेकिन वो अगर मान लिया जाए कि वो नहीं, किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इनको फिर से वो मतलब ये तब तक रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है इनके साथ राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति में 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन कर, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यथास्थिति करवा सकते हैं, अगर कुछ वजह से नहीं हो पाए तब तक यही रहेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये वही चुनाव, जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड, 68 में चुनाव के जिस बारे में मैंने बता दिया कि उनका चुनाव कैसे होता है। अब उसके बाद होता है क्या, शपथ, इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम चुनाव में बात करें, अगर इसमें मतलब इनको भी महाभियोग लाया जा सकता है, तो देखते हैं अब इसमें क्या होगा। अनुच्छेद 63, 63 में कौन सा होगा फ्रेंड, पूछ रहा है इसमें कि कौन कौन सा इसमें मतलब कि कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, कौन कौन सा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बताइए पहला पहला क्या सही है, नहीं। तीसरा में मैंने 63 में क्या बताया था कि उपराष्ट्रपति होगा, इसमें क्या बता रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पद मतलब नहीं होगा, राज्य परिषद का तो होता ही नहीं है। 64 में दिया गया है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, परिषद के बारे में नहीं बताया गया है। 65 की बात करते हैं, 65 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए उस रा में मैंने बताया था 65 नंबर में कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, जब अगर राष्ट्रपति किसी वजह से नहीं अनुपस्थित रहते हैं तो ये फ्रेंड बिल्कुल सही है, दूसरा नंबर। तीसरा देखते हैं 66, 66 में क्या था, निर्वाचन प्रक्रिया, जैसे मैंने यहाँ बताया था 66 में नी का था ना, नी से निर्वाचन, तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया 66 में बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच। देखिए ये 71 में है फ्रेंड्स, बताया गया है कि वहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित जो भी जांच होते हैं, विवाद होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, तो उसके जांच प्रक्रिया 71 में बताया गया है। तो ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1, 3 और 4 बिल्कुल, सॉरी 1, 3 नहीं, एक तो गलत है ना, 2, 3, 4, सॉरी सॉरी, 2, 3, 4 एक गलत है फ्रेंड्स। 63 में सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, यूएसए से, अमेरिका से लाया गया उपराष्ट्रपति का पद। ये बात आप याद रखिएगा, 63 में ये है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, तो यूएसए अमेरिका से लाया गया है। और अगर हम राष्ट्रपति की पद की बात करें तो वो कितना नंबर आर्टिकल में था,
52 आर्टिकल में था तो वो कहाँ से लाया गया है, तो सॉरी 53 आर्टिकल में था, वो कहाँ से लाया गया है, तो इंग्लैंड से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियन में कौन सा पदक जीता। ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक में जैसा कि आप लोगों को पता होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87 पॉइंट कितना 87.85 मीटर क्या भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था। तो ये ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में विश्व एथलीट चैंपियन में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने रजत पदक जीता है फ्रेंड्स। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। और अगर हम बात करें तो पहला कौन आया था, तो पहला आया है फ्रेंड्स कि इन्होंने कितना मीटर फेंका है इसमें विश्व चैंपियन में, तो इन्होंने फेंका है 88.13 मीटर फेंका है। और फर्स्ट नंबर पे गोल्ड मेडल किसको मिला है, तो वो मिला है एंडरसन को। किसको मिला है, एंडरसन को मिला है, एंडरसन पीटर्स, एंडर्स पीटर्स को। इन्होंने कितना फ्रेंड्स 90.54 मीटर फेंक करके क्या किया है कि गोल्ड मेडल का अपने नाम कर लिया। और इन्होंने 88.13 मतलब 88.13 मीटर भाला फेंक करके सिल्वर मेडल मतलब रजत मेडल इन्होंने लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हाल ही में भारत के नए 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, उनमें शामिल नहीं है। उनमें से बोल रहा है फ्रेंड्स कौन सा शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें सबका सब शामिल है फ्रेंड्स, इसमें सबका सब शामिल है। कारिकल पक्षी अभयारण्य, पल्लीकड़नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, सांख्य सागर आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि। इसके बारे में फ्रेंड्स और कुछ जान लीजिए कि क्या क्या है। अगर पूछे करी किली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो करी किली पक्षी अभयारण्य फ्रेंड्स तमिलनाडु में है। कहाँ है ये, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अगर पूछे पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये भी फ्रेंड्स कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है। पूछे सांख्य सागर आर्द्रभूमि कहाँ है, तो सांख्य सागर आर्द्रभूमि फ्रेंड्स कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है, तो पाला आर्द्रभूमि है मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में। तमिलनाडु में दो और है फ्रेंड्स, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तमिलनाडु का एक और है, तमिलनाडु का एक है पीचवरम मैंग्रोव, एक और है फ्रेंड्स जिसको हम लोग याद कर सकते हैं पीचवरम, पीचवरम मैंग्रोव, वो भी तमिलनाडु में है। तो तीन तो याद रखेंगे। तमिलनाडु में कौन कौन सा, करी किली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकड़नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवर्नम, ये तमिलनाडु में है। और सांख्य सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। ये फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट का आज 1 कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए तो ये जो फ्रेंड्स दिया गया है वो जो अभी हाल ही में यूक्रेन पे जो हमला हुआ था, रूस ने हमला किया था उस पे, तो उसके वजह से उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ काम लिया है और इसीलिए उन्हें ब्रिटेन में क्या दिया गया है, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। किनको, वहाँ के जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति है कौन, वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। अगर हम नरेंद्र मोदी को बात करें तो इन्हें लता मंगेशकर जो पहला अवार्ड, सबसे पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है इंडिया में। और व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या दिया गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या दिया गया, विंस्टन चर्चिल अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो ये जो फ्रेंड्स नियुक्त किया गया है इंदरमीट गिल को, ये इंदरमीट गिल, ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्री, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हुआ। जिला पूछेगा फ्रेंड्स तो वो कौन बोले किस राज्य का है, तो वो है फ्रेंड्स किस राज्य का, अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है फ्रेंड्स, अगर मध्य प्रदेश का तो इसको बोलेंगे बुरहानपुर जिला। कौन सा, बुरहानपुर जिला। ठीक है फ्रेंड्स। अगर अगर पूछे कि हर घर नल वाला तो उससे फिर हो जाएगा कौन, हिमाचल प्रदेश, सॉरी शिमला, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कौन सा जिला प्रमाणित जिला तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं। बड़ा सुर्खियों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए तो ये है स्थानीय निकायों का आरक्षण, जैसे कि स्थानीय निकाय जैसे कि हम लोग का होता है मुखिया हो गया, ये सब चीज का जो स्थानीय निकायों का जो उसमें जो गरीब लोग हैं और जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनको आरक्षण देने का जो काम करता है ना, तो वो है बंठिया आयोग। ये कहाँ है फ्रेंड्स, ये कहाँ के लिए ऐसा किया गया है, तो ये महाराष्ट्र के, ये स्पेशली कहाँ के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों को आरक्षण के लिए क्या दिया है, राज्य चुनाव के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव का अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को मतलब उसको सुशोभित करता है, उनको मतलब आरक्षण देता है। जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको चुनाव में खड़ी हुई है स्थानीय निकाय में उन्हें आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े, देखिए I2U2 आई आई I2U2 हो गया। आई से इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली, बोल रहा है किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। तो ये फ्रेंड किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा फ्रेंड्स, ये किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्या करेंगे, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमस पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, कैंसर से लोग लड़ने में बहुत ही ज्यादा, और ये 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं को जो कैंसर होता है उनके लिए खास करके बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया, तो भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को। किसको किया गया है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को। ये तीसरा है। अगर पूछे कि पहला कौन था फ्रेंड्स, तो पहला था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दूसरा कौन था फ्रेंड्स, तो दूसरा था पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और तीसरा भी कौन बन गया, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। पहला पूछे तो एनर्जी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या हो जाएगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दूसरा क्या था, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तीसरा अभी कौन बना है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा, तो ये बोला गया है कि 2023 में भारत की जो जनसंख्या है चीन की जनसंख्या से आगे निकल जाएगी 2023, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, तो सही सुमेलित देखते हैं यहाँ पे कौन सा नहीं है। देखिए जो 48वां G7 शिखर सम्मेलन है वो जर्मनी में हुआ है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये भी सही है। बोला 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो बाली में हुआ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। आसियान 2022 जो कहाँ हुआ है, कंबोडिया में हुआ है, फ्रेंड्स ये भी सही है। अगर बात करें WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में हुआ, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स सबका सब सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि सबका सब सही है, इसको याद रखिएगा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में, 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में, आसियान 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ, कंबोडिया में, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, जिनेवा में हुआ, इस चीज को याद रखिएगा। बोल रहा है कि 2022 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली संस्कृति में पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया, तो ये चुना गया है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को चूज किया गया है, चुना गया है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में, कि यहाँ पे एक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के सांस्कृतिक चीजों को आगे मतलब ग्लोबलाइज किया जाएगा, इसे इसके लिए वो संघाई सहयोग संगठन द्वारा इसे सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है 22-23 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोल रहा है जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच है। देखिए तो जेरूसलम डिक्लेरेशन किसके किसके बीच का समझौता है, रणनीतिक समझौता है, तो ये है फ्रेंड्स इजराइल और यूएसए अमेरिका के बीच का ये समझौता है। ठीक है, इसमें फिलिस्तीन के बारे में थोड़ा चर्चा की गई है, और फाइनली ये किसके किसके बारे में है, तो ये है इजराइल और यूएसए के बारे में, उन्होंने मिलकर ये समझौता किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है विमंडल 2022 में महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है, तो विमंडल 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब का विजेता कौन है। देखिए तो महिला में है एलेना रबकियाना और दूसरा कौन है, नोवाक जोकोविच। ये दोनों क्या है, महिला एकल में कौन, एलेना रबकीना और क्या है पुरुष के कौन है, नोवाक जोकोविच। तो याद रखिएगा विमंडल 2022 के महिला एकल खिताब के विजेता एलेना रबकीना है, और पुरुष के कौन है, नोवाक जोकोविच है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में। देखिए सिंगलीला नेशनल पार्क मतलब ये सुर्खियों में बना हुआ है, तो ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो अगर ये बात करें तो ये कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्यों है, क्योंकि अब ये चर्चा में क्यों है दोस्तों, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 20 लाल पांडा को रिहा
करके उसके रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ पे जो अभ्यारण्य है, पार्क है सिंगलीला नेशनल पार्क, यहाँ से 20 लाल पांडे को क्या रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। बोल रहा है वैश्विक जीव विविधता जो सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स वॉन में। कहाँ किया जाएगा, वॉन। ये वॉन कहाँ की है, मतलब कौन सा शहर है, ये जर्मनी के वॉन शहर। ये कहाँ है, वॉन कहाँ है, जर्मनी का एक शहर है। तो जर्मनी के वॉन शहर में क्या किया जाएगा, जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और उन पर निर्भर समुदाय है उसका कल्याण करना है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा कि वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है जर्मनी में फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है। बोल रहा है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है, देखिए पीटी उषा, बी विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े, इलैया राजा। ये चारों के चारों फ्रेंड्स अगर हम बात करें, चारों के चारों क्या है, चारों को मनोनीत किया गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि पीटी उषा है कौन। आप लोगों को पता होगा कि मनोनीत करने, राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए या तो वो किसी सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताओं से, खेल से, साहित्य से जुड़े होना चाहिए। तो पीटी उषा किस चीज से कनेक्टेड है फ्रेंड्स, ये है एथलीट, ये खेल से है, ये एथलीट है, ये खेल से जुड़ी हुई, इसीलिए उनको मनोनीत किया गया। वीरेंद्र हेगड़े क्या है दोस्त, वीरेंद्र हेगड़े क्या है, आध्यात्मिक नेता है। क्या है, मतलब एक तरह से सोशल वर्क बोल सकते हैं, आध्यात्मिक नेता है। ठीक है, आध्यात्मिक नेता है। और विजेंद्र प्रसाद कौन है, विजेंद्र प्रसाद कौन है, विजेंद्र प्रसाद क्या है, अगर फ्रेंड्स अगर बात करें वी विजेंद्र प्रसाद, तो ये है फिल्म लेखक है। एक तरह से फिल्म का पटकथा लिखते हैं। क्या है, एक तरह से लेखक बोल सकते हैं, साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, क्या साहित्य लेखक बोल सकते हैं। और इलैया राजा क्या है फ्रेंड्स, तो इलैया राजा एक क्या है, संगीत निर्देशक है। क्या है, ये भी एक तरह से क्या है कि संगीत, मतलब बोल सकते हैं कि साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो ये चारों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सबका सब शामिल है। ऑप्शन पूछ रहा है कौन नहीं शामिल है, तो सबका सब शामिल है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से, देखिए तो अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से, तो ये है लोक प्रशासन की क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस चीज से है, तो लोक प्रशासन के से। अगर जिस भी मतलब प्रशासन का एकेडमिक उत्कृष्टता को देखते हुए मतलब क्या लोक प्रशासन को मतलब देखा कि हाँ कहाँ पे लोक प्रशासन सही है, उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग कौन सा अच्छा काम किया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के रूप में कौन अच्छा इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाया, कौन सा ऐसा राज्य है जो इस चीज को अच्छा इम्प्लीमेंट करवाया, तो वो करवाया फ्रेंड्स, वो है उड़ीसा ने। उड़ीसा को किस चीज का अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की, तो ये है रूस फ्रेंड्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि आप लोगों को पता होगा कि जो अभी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस में जो स्पेस स्टेशन है उसमें रूस है, अमेरिका है और भी कोई कोई यूरोपियन कंट्रीज सब मिल करके उसको वहाँ पे भेजा था, बनाया था। लेकिन जब से यूरोप ने मतलब लड़ाई हुआ है अभी यूक्रेन और रूस में, तो अमेरिका ने आपको पता बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया। इसी कारण रूस ने ऐलान किया कि 2024 के बाद हमारा कोई योगदान नहीं होगा, मैं उस स्पेस स्टेशन को छोड़ दूंगा, मैं अपना खुद का स्टेशन बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है, तो ये फ्रेंड्स ये चुना गया है 2025। कहाँ फ्रेंड्स, 2025 के लिए। 2025 में अगर हम बात करें 2024 में, तो 2024 में कौन था फ्रेंड्स, 2024 में पूछे कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का कौन था मेजबान दोस्त, कौन था, तो ये था बांग्लादेश, ये था बांग्लादेश था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि 2026 में कौन होगा, तो 2026 में होगा दोस्त इंग्लैंड। देखिए भूरियों दोस्त, भूरियों सब भूरे लोगों के पास इंग्लैंड में जाएगा। 27 में बात करें तो 27 में हो जाएगा श्रीलंका, 27 में 2027 में श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसमें बी, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है कि जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का मेजबान तो भारत कब करेगा, 2025 में। 2024 में कौन करेगा, तो बांग्लादेश, 2025 में भारत, 2026 में इंग्लैंड और 2027 में श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोल रहा हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ईएफआई प्रणाली लागू की, बोल रहा है किस राज्य के पुलिस ने ईएफआईआर, आप घर बैठे बैठे मोबाइल से एफआईआर दर्ज कर दीजिए, पुलिस उस पर 24 घंटा के अंदर आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे पूछेगी क्या समस्या है, उस पर
तो काम करेगी। तो ये कौन सा फ्रेंड है? तो ये अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, तो कौन सा? ये गुजरात की पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? देखिए बोल रहा है किस पनडुब्बी को ना, जो भारतीय नौसेना में पिछले 35 साल से अगर बात करें तो वो काम कर रहा था, और उसे क्या कर दिया गया है? अभी हटा दिया गया है, मतलब उनका मेंटेनेंस वगैरह सब चीज वो उसका हाई और हाईटेक उससे आ गया है, तब इनको सेवानिवृत्त कर दिया, इन्हें रिटायर्ड कर दिया गया है। तो कौन है? कौन है वो? आईएनएस सिंधु ध्वज। कौन है? आईएनएस सिंधु ध्वज को पनडुब्बी भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया। ये 35 साल से हमारे नेवी में मौजूद थी और वो कार्य कर रही थी, मतलब इससे कार्य किया जा रहा था। डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव ऑफ वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था ने संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र से। किससे संबंधित? सॉरी, ये किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित ब्रिक्स से। किससे? ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स का जो समूह देश है दोस्त, उसने क्या किया है? डिनायल ऑफ सेफ हेवन पहल की अंतिम रूप दिया है तथा एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ब्रिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया है। बोला है कि इस पे मतलब इस पे वो लोग कार्य करेंगे, एक इनिशिएटिव लिया है एंटी करप्शन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये कौन सी संस्था है? तो ब्रिक्स। देखिए बोल रहा है संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किए? बोल रहा है संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह किए? तो ये फ्रेंड्स ये किया गया है सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमक्का दिवस के रूप में मनाया जाएगा, समारोह मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो इसमें सहयोग कर रहा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो ये स्टार्ट किया जा रहा है। सहयोग कौन कर रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। इसमें ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पूछ भी सकता है कि सारनाथ में धमक्का दिवस 2022 समारोह का आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें कौन करवा रहा है? तो पहला संस्कृति मंत्रालय। सहयोग कौन कर रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने। हाँ, देखते हैं फ्रेंड्स। बोला है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट की किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, कि कौन से देश का कैसा हालत है, वहाँ फूड सिक्योरिटी कैसा है, न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड क्या है, ये सब सारा चीज देखा जाता है इसमें। तो पता चला है कि भारत जो है पिछले 15 वर्षों में घटा है, यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा था, अब घट के 20.43 करोड़ पे अब रह गई है। पहले 20.43 करोड़ से ज्यादा लोग जाते हैं यहाँ पे, मतलब न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता, फूड सिक्योरिटी नहीं होता था। ठीक है, अभी भारत कुछ पहले से 15 सालों में सुधरा है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं को संग्रह जारी किया है? तो ये दोस्तों जारी किया नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। फ्यूज का सिद्धांत दोस्तों, देखिए फ्यूज का सिद्धांत, फ्यूज जो वर्क करता है, फ्यूज देखिए, फ्यूज क्यों लगाते हैं घर में लोग? फ्यूज इसलिए लगाते हैं फ्यूज को, अगर हम बात करें तो फ्यूज आप सबके घर के मेन बोर्ड में लगा होगा, या तो हर एक घर के हर एक रूम के हर एक बोर्ड में लगा होता है। अब फ्यूज बहुत पतले वायर से लगाता है। क्यों लगाया जाता है? कि मान ली कभी ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ तो सबसे पहले फ्यूज ब्रेक कर जाए, उसका जो वायर है वो गल जाए, टूट जाए, ताकि हमारे घर का जो सारा अप्लायंसेस है वो ठीक रहे। ठीक है, तो ये किस पे? हीट पे वर्क करना हो, जल्दी से गर्म हो जाएगा तो टूट जाता है, गल जाता है, तो गलता कभी हीट की वजह से। तो यहाँ पे क्या बात करें दोस्तों, किस पे है? तो विद्युत के उसमें प्रभाव से। फ्यूज किस पे किस सिद्धांत पे वर्क करता है, किस पे काम करता है? तो विद्युत के उसमें प्रभाव से। फिर बोल रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बोल रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत से यांत्रिक में, जनरेटर नहीं दोस्तों, ये आंतरिक से विद्युत में करता है, ये उल्टा हो गया, सही नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक से विद्युत में नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर को विद्युत से यांत्रिक में, उल्टा है। इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत करता है क्या? नहीं तो इस सोलर सेल ना, सोलर सेल क्या करेगा? प्रकाश से विद्युत करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश से विद्युत, जैसे प्लेट लगा दिए धूप में तो वो क्या करता है? हमको इलेक्ट्रिक करंट देता है। डीजल इंजन क्या हो जाएगा? देखिए नीचे वाला, मतलब सबका उल्टा दिया है। तो मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत से करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर सकता है? विद्युत को यांत्रिक में करता है। डीजल इंजन क्या करता है? रासायनिक को यांत्रिक में करता है। सोलर क्या करता है? प्रकाश विद्युत में। तो इसीलिए कोई का कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बोल रहा है एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए आप दर्पण को कहीं भी किसी में डुबो दीजिए, उसका जो फोकस डिस्टेंस है कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक, आपको पता होगा कि जैसे कि ये पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, इसमें से थोड़ा सा हम कट कर ले तो यही मिरर निकल के आता है। अगर हम इसको इस साइड से पेंट कर दे, या तो इस साइड से अंदर की तरफ से पेंट कर दे, तो ये दो ठो मिरर निकल के आता है। तो इसमें हमारा क्या होता है? फोकस क्या होता है दोस्तों? तो पहले फोकस की बात करते, देखिए ये सेंटर होता है, इसका केंद्र होता है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
तो ये, और इसका जो हाफ हाफ बिल्कुल होता है उसको कहते हैं रेडियस। तो मान लिया जाए कि ये कोई मिरर है हमारा और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर क्या था, तो बिल्कुल ये होता है रेडियस, ठीक है। जैसे कि फोकस दूरी, सॉरी ये रेडियस हो गया, इसका बिल्कुल आधा आधा फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी कभी भी कम नहीं हो, पानी में डुबा दीजिए थोड़ी है इसका। आप मिरर जो कट करके लाए उसका तो पहले से केंद्र डिसाइडेड था, पहले से पता था मुझे केंद्र, जब केंद्र पता था तो फोकस दूरी भी पता था। तो फोकस दूरी ऑलवेज कभी भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चर वेरिएबल प्रभावित होते हैं। बोल रहा है प्रकाश तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है। देखिए जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है फ्रेंड, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को छोड़कर बाकी सब परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये परिवर्तित नहीं होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन इसमें तो देखिए ये परिवर्तित होता है, वेग परिवर्तित होता है, तरंग परिवर्तित होता है, तरंग परिवर्तित, मतलब ये तीनों ऑप्शन तो गलत है। लेकिन इसमें देखिए ये परिवर्तित होता है, ये परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। बोल रहा है कि किस अति पे जो फ़ारेनहाइट है वो सेंटीग्रेड के मतलब ये दुगना हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि किस, बोल रहा है सी बराबर कितना होना चाहिए कि ये 2F के बराबर हो जाए, ठीक है। ये बोल रहा है ना तापमान बिंदु पर फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तापमान का दुगना, सॉरी फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट दुगना हो जाना चाहिए, 2C, ये गलत है। हाँ बोल रहा है फ़ारेनहाइट मतलब तो क्या होना चाहिए, सेंटीग्रेड का दुगना हो जाना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, निकाल, जैसा कि आप लोगों को फॉर्मूला पता है, C माइनस जीरो अपॉन 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री अपॉन F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। देखिए तो इसको C लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली 100 लिख दिए, इसको F के जगह पे क्या रखना है 2C रखना है, यहाँ पे क्या रखना है 32 रखना है, नीचे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 18C इक्वल टू यहाँ 10 से करेंगे तो 10 दूना 20C माइनस 320। अगर हम 320 को इधर भेज रहे हैं फ्रेंड तो 320 इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 20C माइनस 18C। अगर 20 में से 18 गया तो 2C बराबर कितना हो जाएगा 320, तो C बराबर 160। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट मतलब दूना, सेंटीग्रेड के दूने के बराबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। और प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक दूरी का मात्रक है। क्या है दूरी का, तो दूरी का मात्रक क्या होता है कि अगर हम बात करें तो प्रकाश वर्ष वह होता है जो एक वर्ष में ना कितना दूरी तय करता है। अगर हम बात करें कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में, तो एक वर्ष में यह एक वर्ष में तय की गई दूरी इसकी कितनी होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर क्या होना चाहिए, ये टोटल मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं एक वर्ष में दूरी तय करती है फ्रेंड, ठीक है। एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें कोई नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला एक हॉर्स पावर कितने जूल सेकंड का होता है। देखिए एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है अगर हम बात करें तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। और आप लोग को पता है एक वाट बराबर एक मीटर 1 जूल पर सेकंड, इसलिए 146 जूल पर सेकंड मतलब 746, ठीक है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। और लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि देखिए गर्मियों में क्या होता है टेम्परेचर के कारण से लेंथ किसी भी चीज़ का पड़ता है। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला भी आप लोग जाने होंगे कि टी टेम्परेचर मतलब 2 पाई अंडर रूट L/G। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा देखिए तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ मतलब जो लोलक का जो लंबाई होता है वो बढ़ जाएगा। तो जब वो पेंडुलम का जो लंबाई बढ़ जाएगा तो थोड़ा मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा, सुस्त हो जाता है, इसीलिए गर्मियों के दिन में वो क्या हो जाते हैं लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों के दिन में। 38 का हो जाएगा सी। अति चालक का लक्षण, देखिए अति चालक का अगर लक्षण पूछेंगे तो होता है शून्य पारगम्यता। क्या होता है शून्य पारगम्यता। अति चालक का लक्षण क्या होता है शून्य पारगम्यता, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। निम्नलिखित से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। मॉनिटर हमको दिखता है, मॉनिटर का मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन, तो उसमें हमको दिखता है हमको कुछ मिल रहा है तो ये आउटपुट है ना, हमको दे रहा है वहाँ से। हम लोग थोड़ी ना स्क्रीन में कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर के डिवाइस में, नहीं ना, नहीं कर रहे हैं। ये मतलब आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर देखिए प्रिंटर वहाँ से प्रिंट होकर कॉपी निकल जाता है, पेज निकल जाता है, वो भी हमको कुछ दिया तो प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस है।
प्लॉटर प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन हम लोग मोबाइल उस पर टच करते हैं, हम लोग कुछ उसको देते हैं, टच करते हैं तब जाके वो काम करता है। टच हमको कुछ वहां से निकल के थोड़ी दे रहा है, नहीं ना कुछ दे रहा है। तो ये है टच स्क्रीन, क्या है कि सिर्फ स्क्रीन की बात कर रहे हैं, टच स्क्रीन और डिस्प्ले की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा कंप्यूटर क्या मॉनिटर पूरा होता है, मॉनिटर हम लोग देख के वहां से पढ़ते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन किसे देते हैं, कीबोर्ड्स देते हैं, माउस से देते हैं। लेकिन टच स्क्रीन में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको यहाँ पे आइडिया देते हैं कि लो ऐसे करो, हाँ व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, टच करते हैं किसी भी चीज में, कहीं भी टच स्क्रीन है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। बोल रहा है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार है फ्रेंड्स, वो किसने किया था, वो बैकुरल ने किया था। किसने किया था, बैकुरल ने। ठीक है फ्रेंड्स, कब किया था बोला जाए तो 1896 में किया था। 1896 में बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। ठीक है, ऐसे गाइडर काउंटर भी मतलब मापा जाता है। अब बोला है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए भौतिक परिवर्तन में होता है ना कि कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें वो हम फिर से उसको वापस पहले की तरह ला पाए। जैसे कि पानी को गर्म कर दिए और उसको तो भाप बन गया, भाप को फिर से ठंडा करेंगे वो फिर से पानी में बन जाएगा। देखिए तो ये क्या भौतिक परिवर्तन है। वही, लेकिन अगर हम पेपर को किसी चीज को जला देते हैं तो राख हो जाता है, राख से फिर हम कागज नहीं बना सकते, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर हम दूध से दही बना दिए लेकिन अब दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर ये भौतिक नहीं है, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक में क्या, जैसे दूध पानी से बर्फ बना दिए, फिर बर्फ से फिर पिघला के उसको बर्फ पानी बना सकते हैं, पानी को जमा करके फिर बर्फ बना सकते हैं, क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती का पिघलना होगा, जैसे मोम का सिर्फ पिघला दे, उसको हल्का सा गर्म किए एक बर्तन में रखे तो मोम पिघल गया, फिर उसको ठंडा कर देंगे फिर से वो पूरा का पूरा मोमबत्ती हो जाएगा। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना, तो जलता है, देखते हैं जलते जलते वो मोमबत्ती ही जलता है, पूरा मोम जल जाता है, लास्ट में थोड़ा सा बचता है नीचे, पूरा मोम तो जल जाता है। लेकिन सिर्फ अगर हम उसे पिघलाएं, जलाइए मत उसको, सिर्फ एक बर्तन में रख के पूरा मोमबत्ती को पिघला दीजिए, तो ये एक भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन जला देंगे तो वो रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, देखिए फ्रेंड्स पानी में चीनी का घुलना एक तरह से भौतिक परिवर्तन भी है। और क्या कैसे परिवर्तन, जैसे पानी में चीनी को घोल दिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं उसको ना, घोलते 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 बहुत ज्यादा अगर घोल दिया, उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको गर्म करके पानी को बाहर उड़ा सकते हैं, बाकी जो लास्ट में बच जाता है वो हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं, वो चीनी बच सकता है, निकल सकता है वहां से। और वाष्प, जल का वाष्प में परिवर्तन, ठीक है, जल को वाष्प में परिवर्तन कर दिए। जैसे कि नमक बनाने का, नमक कैसे बनता है, पानी में नमक घुला होता है, समुद्र में हम लोग पानी को उड़ा देते हैं, नमक बन जाता है, तो वो क्या घुला हुआ था, हम लोग प्राप्त कर लिए, वैसे उसी तरह से चीनी भी प्राप्त किया जा सकता है। तो बोल रहा है जल का वाष्प में परिवर्तन, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन, तो ऑप्शन ए भी सही है, भौतिक परिवर्तन है। और क्या है, ऑप्शन डी भी भौतिक परिवर्तन है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है परमाणु के कक्षों को भरने का क्रय नियंत्रित होता है। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक में एक आया होगा अफवाह प्रिंसिपल। ठीक है, तो अफवाह प्रिंसिपल आया है, अफवाह सिद्धांत के बेसिस पे हम लोग आधार पे परमाणु को कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। मूल तत्व की बात कर रहा है कि मूल तत्व कौन होगा, रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर। तो कौन मूल तत्व है, इसमें से अगर बात करेंगे तो हीरा क्या है, मूल तत्व है, किसका मूल तत्व है, कार्बन का। ठीक है, कार्बन का ये मतलब अप्रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल तत्व है, और बाकी नहीं है। बाकी अगर बात करें अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर कोई मिश्रण, ये सब क्या है, संगमरमर कार्बन मिक्सर, ये सब मिक्सर है, ये सब मिक्सर है, तो ऑप्शन सिर्फ सी हो जाएगा। हीरा क्यों है, इसमें सिर्फ कार्बन है इसीलिए मूल तत्व है, बाकी में और सब बहुत सारी चीज मिक्सर है, इसमें कार्बन मिक्सर, ऑक्सीजन मिक्सर है, बहुत सारी चीज मिक्सर है, इसीलिए ये मूल तत्व नहीं है। हीरा मूल में सिर्फ कार्बन का ही अप्रूप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। बोरा निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो क्रियाशील धातु सबसे ज्यादा कौन सा देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोना का, तो सोना क्या है सबसे, इसी देखिए सोना महंगा क्यों है कि उस पर कभी जंग नहीं लगता है, कभी उस पर कुछ खराब नहीं होता, इसलिए सोना महंगा होता है, इसीलिए लोग पहनते हैं उसे, हमेशा चमचम कर रहा है, इसका मतलब वो कभी क्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे कम क्रिया करने में कौन हो जाएगा, सोना, चौथे नंबर पे ये आएगा चारों ऑप्शन में। अगर बात करें इससे कम क्रिया कौन करता है, तो इससे जो कम क्रिया करने वाला जो दोस्त है वो कौन है, कि हमारा चांदी। चांदी इसीलिए देखिए ना, चांदी सिर्फ काला हो जाता है ज्यादा, वो सिर्फ वो जस्ट उस पर पड़ के काला हो जाता है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, हल्का करता है, मतलब सोना से इसलिए बोलते हैं हल्का सस्ता है वो। सोना बहुत ज्यादा महंगा क्योंकि बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो ये चांदी हो गया। ये आ गया तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पारा या तांबा। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों, क्रियाशील में आ जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, पारा। और पहले नंबर पे कौन, सबसे ज्यादा अभी चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तांबा। तांबा हरा हरा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा। सोप स्टोन,
टाल्क मुख्यतः क्या है, तो ये है फ्रेंड्स मैग्नीशियम सिलिकेट। ये क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट को सोप स्टोन टाल्क का टाल्क टाल्क कहा जाता है। मुख्यतः क्या है, ये क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट क्या है, सोप स्टोन है, ठीक है, उसे टाल्क भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है, बोला तांबे का मिश्र धातु का नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें पीतल, तो पीतल किस चीज से बना हुआ है दोस्तों, अगर पीतल की बात करें तो पीतल बना हुआ है कॉपर प्लस जिंक से। कांसा की बात करें दोस्तों तो कांसा बना हुआ है कॉपर प्लस एसएन से, ठीक है। जर्मन सिल्वर और रोड गोल्ड की बात देखिए, जर्मन सिल्वर में मतलब सिल्वर छोड़ करके हर चीज है। अगर हम इसकी बात करें जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर में क्या है, CuZn प्लस निकेल, कॉपर जिंक और क्या है, निकेल, कॉपर जिंक और निकेल, क्या है इसमें, कॉपर जिंक और निकेल है जर्मन सिल्वर में। रोल्ड गोल्ड की बात करें दोस्तों, तो रोल्ड गोल्ड में क्या है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम है। गन मेटल की बात करें तो गन मेटल में क्या है, तो गन मेटल में है दोस्तों कॉपर है, जिंक है प्लस एसएन है, ठीक है। अगर डेल्टा मेटल की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कॉपर है, जिंक है प्लस आयरन है डेल्टा मेटल में। रोज मेटल की बात करें तो रोज मेटल में क्या हो जाता है, बिस्मथ हो जाता है, पीबी हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, एशियन हो जाएगा। और टाइप मेटल की बात करेंगे तो टाइप मेटल में पीबी, एसएन और एसबी, ये तीनों देखिएगा। तो ये जो है इसमें क्या कॉपर नहीं आ रहा है, इसमें कॉपर नहीं आ रहा, बाकी सब में कॉपर आ रहा है। देखिए पीतल में भी कॉपर और जिंक है, कांसा में भी कॉपर और एसएन है, जर्मन सिल्वर में भी कॉपर है, रोल गोल्ड में भी कॉपर है, गन मेटल में भी कॉपर है, डेल्टा मेटल में भी कॉपर है। ये चीज आएगा, पीतल में कॉपर प्लस जेड, कांसा में Cu प्लस एसएन, जर्मन में Cu प्लस जेड प्लस एन, रोल गोल्ड में कॉपर प्लस एल्युमिनियम, गन मेटल में कॉपर प्लस जिंक प्लस क्या है, कॉपर प्लस जिंक प्लस एसएन, ठीक है। और टाइप डेल्टा मेटल में कॉपर प्लस जिंक प्लस आयरन, देखिए सब में कॉपर है, सिर्फ किसको छोड़ के, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हमारा। फिर बोल रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब कि वो बेस है। और बेस देखिए अगर हम बात करें, ये है हमारा पीएच, तो ये 0 से लेकर के 14 होता है, 7 हमारा उदासीन होता है। अगर इधर रखते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, इधर रखेंगे 7 से बड़े वाले को तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, मतलब लाल को नीला कर देगा, ये नीला को लाल करता है। देखिए तो इसमें 7 से बड़ा तो नहीं है, 7 हार्डली 7 है, ये 6.5 है, ये 1 है, ये 5 है, तो नहीं होगा, सब के सब एसिड है, ये तीनों एसिड है, और ये 7 क्या उदासीन है, तो नीला तो फिर करेगा, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए बेकिंग सोडा कहेंगे हम लोग किसको, तो बेकिंग सोडा का कहते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्त, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये होता है। इसका ऑप्शन तो खैर हो जाएगा, लेकिन बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसको क्या कहा जाता है, धोने की सोडा, धोने की सोडा कहते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने की सोडा कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। ये बेकिंग सोडा हो गया, खाने की सोडा हो गया, NaHCO3 से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए, बोला टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन क्या है, बहुलक है, बिल्कुल सही बात है भाई। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है पॉलीथीन पॉलीथिलीन का बहुलक है, पॉलीथीन सही बात है, बिल्कुल है। क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। देखिए प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है, नियोप्रीन है ना, क्या होना चाहिए, आइसोप्रीन का बहुलक है ना। प्राकृतिक रबड़ किसका है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। देखिए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, ना कि क्लोरोप्रीन का। इसीलिए उपरोक्त में से कौन कौन सा सही है, तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन प्राप्त होता है, वो होता है तने से। किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है दोस्तों। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाला पद कौन है, तो ये है दोस्तों, कौन है, ये क्रेब साइकिल है दोस्त, कौन है, सॉरी दोस्त एक तो गलत हो गया यहाँ पे, शायद मॉर्फिन क्या है, फल है, मॉर्फिन क्या है दोस्त,
मॉर्फिन फल है, तना नहीं है, सॉरी सॉरी, मॉर्फिन एक फल है और एक मतलब एक कच्चा फल है, अनरिपन फल है, ठीक है, जो कि अनरिपल अनराइप से पका हुआ नहीं है, बिना पका हुआ फल से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अफीम और हीरोइन भी इससे बनाया जाता है। ये दर्द निवारक औषधि के रूप में यूज किया जा सकता है। और हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है, तो वो है फ्रेंड्स क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलता है तो उसी से हमारा वो मतलब क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। देखिए पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है कि पादप कोशिका में एक चीज होती है, क्या, कोशिका भित्ति होती है, जो कि हमारे जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जिसे हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल वॉल, जो कि सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। और चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, चींटियों को अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। क्या कहा जाता है, मर्मिकोलॉजी, चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें हर्पिटोलॉजी, तो हर्पिटोलॉजी किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो हर्पिटोलॉजी कहा जाता है उभयचरों को और सरीसृप का अध्ययन, उभयचर, उभयचर और सरीसृप, सरीसृप का अध्ययन। अगर बोले निमेटोलॉजी क्या होता है, तो निमेटोलॉजी होता है गोल कृमि का अध्ययन, क्या होता है, ये गोल कृमि का अध्ययन होता है। अगर नीडोलॉजी बोला जाए तो नीडोलॉजी क्या होता है, पक्षियों का, पक्षियों के घोंसले का अध्ययन, अगर पक्षी के घोंसला मुझे देखना है उसका अध्ययन करता है तो वो क्या होता है, निमोडोलॉजी। और चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मर्मिकोलॉजी। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, देखिए आंत तो बनाएगा नहीं, फेफड़ा तो श्वसन का काम करता है, वृक्क तो बनाएगा नहीं, कौन बनाएगा दोस्त, तो यकृत बनाएगा, कौन, यकृत, ठीक है। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी, देखिए हथेली में पाए जाने वाली हड्डी आप लोगों को पता होगा, ये क्या, इसको कहते हैं मेटाकार्पल, ये कलाई के पास होता है कार्पल, ठीक है, कलाई के पास कार्पल, हथेली में मेटाकार्पल पाया जाता है। ह्यूमरस और रेडियो अल्ना, ठीक है, ये आप लोग ये इसको याद रखिएगा। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, देखिए विटामिन ई, विटामिन ई इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखिएगा, जैसे ABCD, तो रथ एक टॉफी, ऐसे याद रखिएगा, रथ एक टॉफी, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ABCD, ओके। देखिए र से हो गया क्या, रेटिनॉल, थायमीन बी, सी से स्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल डी, और टी, ई है ट, ट से होता है क्या, टेकोफेरॉल, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। और के से क्या होता है, फ, ठीक है, तो यहाँ से बना सकते हैं हम लोग ऑप्शन ए। बोल रहा है विडाल परीक्षण, वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वाइडल टेस्ट दोस्तों किया जाता है वो टाइफाइड के लिए, किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन, सूखा सहिष्णुता से कौन है, एब्सेसिकम, एब्सेसिकम सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। और साल्क टीका लगने से किस व्यक्ति को संबंधित है, देखिए साल्क टीका किसको देता है, पोलियो को। पोलियो में कौन सा, पोलियो का जो खोज किया था और टीका का उनका साल का नाम था, उन्हीं के नाम पे साल्क टीका रख दिया गया है, ठीक है। पोलियो का जो टीका का जो खोज करता था वो कौन था, जोनास साल्क, इसको क्या बोलते हैं, जोनास साल्क, इसलिए पोलियो से संबंधित है, ऑप्शन हमारा 60 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स। हो रहा है कि किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था, तो ये था संगोला की संधि। संगोला की संधि हुई थी, कब हुई थी फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी, तो ये हुआ था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव और किसके किसके बीच में, राजा राम, राजा राम द्वितीय, बालाजी बाजीराव राजा राम द्वितीय के बीच में संगोला की संधि हुई थी। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। और जो इसका जो छत्रपति थे, छत्रपति को सिर्फ एक मतलब नाम का रह गए थे, छत्रपति को नाम के सिवा रख दिया गया था, बाकी जो मराठा मेन काम कौन करता था, मराठा में अब पेशवा करता था वो बालाजी बाजीराव खुद हो गए। और ये संगोला की संधि हुई थी किसके साथ, राजा राम द्वितीय के साथ, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बोल रहा है इस्तेमरारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान कर तय की जाती नहीं, इस्तेमरारी में नहीं, इस्तेमरारी में एक जमींदारी, इस्तेमरारी को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जिसे किसने लॉन्च किया था, हमारे कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था। तो ये क्या हो जाएगा, इस्तेमरारी व्यवस्था ये नहीं होगा, ठीक है। इस्तेमरारी व्यवस्था में एक मतलब एक जमींदार नियुक्त किया, जमींदार लेता था, डायरेक्टली भूस्वामी उसको नहीं मान रहा था, ये क्या होता था, रैयतवाड़ी में होता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। और मार्टिन वर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है।
तो अगर हम बात करें कि मार्टिन बर्ड को, तो मार्टिन बर्ड को क्या उत्तरी भूराष्ट्र का जनक कहा जाता है? हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि कहा जाता है। ठीक है, ये सही है फ्रेंड्स। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर दी है, भी सही है। बोला बिहार में रैयतवाड़ी भू राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी, नहीं देखिए बिहार में क्या था, सबसे ज्यादा कोई जमींदारी इस्तेमारी व्यवस्था थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिहार में कौन सा था, बिहार और उड़ीसा में क्या था, अस्थाई बंदोबस्त जिसे बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था करते हैं, अस्थाई बंदोबस्त करते हैं, इस्तेमारी व्यवस्था करते हैं, वो बिहार उड़ीसा में लागू था। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हम लोग चूज करेंगे, एक से ज्यादा है ना, इसलिए ऑप्शन ए। अब आता है कमियोटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? देखिए, तो कमियोटी प्रथा सबसे ज्यादा बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था, मालिक द्वारा प्राप्त ऋण के बदले उसके हमको बेगारी करना पड़ता था, जब तक उसका ऋण न चुका उसके हम लोग को उसका हर काम करना पड़ता था ब्याज के रूप में, उसके जीवन भर उसके यहाँ सेवा करना पड़ता था। इसी कहते हैं कमियोटी प्रथा। असबाब ए बागवात हिंद नामक पुस्तक का संबंध, ये है 1857 के विद्रोह से। असबाब ए बागवात हिंद नामक पुस्तक किससे संबंध है? 1857 के विद्रोह से है। इसको लिखा था किसने? लिखा था सैयद अहमद खान ने। किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने इसे लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ से बहावी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से बात करते हैं, ये 1920, ये 1942। ठीक है, बढ़ते हैं। 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत को विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने प्रस्तुत किया था? अगर बात करें कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत का विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने। हाँ, और यहाँ पे इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? जेबी कृपलानी अध्यक्षता कर रहे थे 14 जून वाले अधिवेशन का, कांग्रेस समिति की बैठक का, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा मारकाट हो गया था, डायरेक्ट एक्शन प्लान हो गया था, इसलिए सब लोगों ने सपोर्ट किया, बोला कि हाँ भाई विभाजन करिए। तो फिर है देखो, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन का स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये थे पंडित रमाबाई। एक पंडिता रमाबाई जिन्होंने निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन का स्थापना किया था। अगर ये सबसे पहले बात करें तो ये पुणे के महाराष्ट्र में आर्य समाज महिला का भी, समाज का भी स्थापना किया था। और क्या किया था? 1889 में, 1889 में इन्होंने क्या किया था? शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन का स्थापना कब किया था? 1889 में। और क्या किया? शारदा सदन भी इसी समय। ठीक है, एक और प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए, तो नील दर्पण अगर लिखा कौन है, तो वो लिखा है दीनबंधु मित्र। लेकिन अगर पूछे कि इसको अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है, तो वो किए हैं मधुसूदन दत्त। कौन किए हैं? मधुसूदन दत्त। और निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। और कब किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। और किस वर्ष अंग्रेजों के समय में भारत प्रथम जनगणना हुई थी? तो प्रथम जनगणना हुआ था दोस्तों 1872 में हुआ था, मेयो के समय में। मेयो के समय में। अगर सुचारू रूप से, अगर विधिवत रूप से जनगणना कब हुआ था, तो बोलेंगे 1881 में, रिपन के समय में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला जनगणना, तो पहला 1872 में, मेयो के समय में। ठीक है दोस्तों, और निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाई है, इसके बिना समाज की कोई प्रगति नहीं कर सकता? तो ये बोला था किसने? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने, वो क्योंकि वो गर्म दल के नेता, तो उन्होंने कहा था कि मतलब क्रांतिकारी आंदोलन के बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कब किया था दोस्तों? अगर हम बात करें, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था। और अगर पूछे वो कब किया था, तो ये किया था 24 मार्च 1865 में। कब किया था ये? 24 मार्च 1865 में। और 66 में फिर इन्होंने 1866 में 1 दिसंबर 1866 इन्होंने क्या किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, लंदन में ही क्या किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1 दिसंबर, और 24 मार्च 1865 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो बता ही दिया। और क्या किया था? 24 मार्च 1865 इन्होंने क्या किया था? लंदन में ही लंदन इंडियन सोसाइटी। ठीक है,
24 मार्च 1865 को लंदन इंडियन सोसाइटी का लंदन में किया था, और 1866 में 1 दिसंबर को लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का किया था स्थापना। बढ़ते हैं एसोसिएशन की तरफ। और 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना लेकिन किस स्थान पर हुई थी? ये हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में, जो कि अभी बांग्लादेश में, पहले बंगाल में पहले था। ऑप्शन नंबर ई में हुआ था। इसमें सलीमुल्लाह खां और आगम खां ने उन्होंने मतलब मिलकर स्थापना किया था। और अवध किसान सभा स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये बाबा रामचंद्र ने, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान का मतलब किया था। और ये कब किया था दोस्तों? तो 1920 में। कब किया था? तो 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन की नियुक्ति, सही बात है, बिल्कुल सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, बिल्कुल सही बात है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। तृतीय गोल सम्मेलन 32 में, पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। सबका सब सही, ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्त, कौन थे? एम सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक संस्थापक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। ये कब यह समाचार पत्र कब अंग्रेजी भाषा में प्रसारित किया गया? तो यह 1899 में, यह 1899 में यह समाचार पत्र इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया गया। बोल रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, कानपुर नाना साहब, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद लियाकत अली, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। फतेहपुर, फतेहपुर में क्या बोल रहा है? अजीमुल्ला, ये भी सही है। फैजाबाद बख्त खां, देखिए ये सही नहीं है। फैजाबाद को कौन किया था? फैजाबाद को नीति मौलवी अहमद अल्वा, ये बख्त खां ने नहीं, कौन किया था? मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला ने किया था फैजाबाद से। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? ये पवना विद्रोह के दौरान। अब पवना विद्रोह के दौरान किसान ये कब हुआ था? अगर बात करें तो 1873 से 76 तक चला था। 1873 से 76 तक ये चला था। मध्य बंगाल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये बंगाल में हुआ था, मध्य बंगाल, मध्य बंगाल में हुआ था। और उन्होंने वहाँ के जो किसानों ने क्या किया था कि विद्रोह किया था, और बोला था कि पवना किसानों ने बोला था हम सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। दोस्तों यही गलत है। सबसे पहले वर्ष 1946 में संविधान सभा का अंगीकृत 1950 में किया गया था। बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू, इंजीनियर सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है। और कुछ बोला जा रहा है? और भारत भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ये सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? देखिए, तो सही क्या है? भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब कब बुलाया गया था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को, ना कि जनवरी 1947 को। तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। ये ऑप्शन ए नहीं। भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, तो आपको पता होगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, 26 1950 को। तो इसे मतलब गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अंगीकृत तो इसे 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। 9 नवंबर, 26 नवंबर। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू और एम जिन्ना और सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं दोस्तों। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिन्ना संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे। और वर्ष 1940 में प्रांतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई। ये सही है। तो ऑप्शन डी सिर्फ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एबीसी गलत है। बोल रहा है देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस भारत प्रजा मंडल का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये बात करें दोस्तों, तो ये हुआ था 1927 में। 1927 में क्या होता? देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजा मंडल का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कौन थे? बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अम्बेडकर। कब हुआ था? 1927 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है।
ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आजाद हिंद फौज की ओर से पैरवी वकीलों की अध्यक्षता। देखिए वकील में कौन थे, वकील में तेज बहादुर सप्रू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी, भूला भाई देसाई थी। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, अच्छे से याद रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू भी थे वकील में, उन लोग का पैरवी कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन सबका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, भूला भाई देसाई को। और महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन का निम्नलिखित घटनाओं को सही देखिए। सबसे पहले तो चंपारण आप लोग को पता होगा कि 1917 में। अगर हम खेड़ा की बात करें तो खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद भी 1918 में, असहयोग 1920 में। लेकिन इन दो में कंफ्यूजन है, खेड़ा पहले हुआ था, अहमदाबाद मिल पहले हुआ था। दोस्तों अगर हम खेड़ा की बात करें दोस्तों, तो खेड़ा हुआ था मार्च 22 मार्च 2018 को। ये हुआ था 22 मार्च 1918 को। और अहमदाबाद कब हुआ था, अहमदाबाद हुआ था फरवरी से मार्च हुआ था, फरवरी से मार्च। तो ये सबसे पहले तो अहमदाबाद हो गया, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन बी नहीं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2000 सॉरी 1917, 1918 फरवरी से मार्च, ये मार्च, ठीक है, ये 22 मार्च 1918 और ये हो जाएगा 1920। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे, तो ये हुआ था कोकिसा फ्रेंड्स, ये हुआ था गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तो सॉरी संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, संयुक्त प्रांत में हुआ था सबसे ज्यादा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो दंगा हुआ सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1942 में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ये थे कौन थे फ्रेंड्स, अल्बर्ट गेट, एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगल में युवकों को अग्नि सांस चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था, तो ये दिया जाता था दोस्तों, ये दिया जाता था सरदार नित्यानंद, सरदार नित्यानंद द्वारा ये कार्य किया जाता था। 1943 ईस्वी में ऐसा हुआ था। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ये हुआ था 1905 में। और ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब बात करते हैं पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा उनके दरबार में आया था। हुमायूं के मकबरा के संरक्षण से असत्य कथन, इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल क्या है कि सही बात है। दोहरे मुकम्मत वाला है, प्रथम मकबरा था, बिल्कुल सही बात है। चार पत्ती में सही बात है, चार पत्ती में पहली बार हुमायूं प्रयोग मकबरे में हुआ था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ये मकबरा है कहाँ फ्रेंड्स, तो ये मकबरा है आपका दिल्ली में। कहाँ पे है ये, दिल्ली में, इसलिए सबका सबसे ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था, देखिए तो ये कौन था, अस्सीगढ़ का, अस्सीगढ़ का जो अभियान था वो मतलब अंतिम सैन्य विजय अभियान था। और किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के विद्रोह में दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अमीरों को पार्टी नहीं देना है, ये सब सारा चीज मतलब सब कुछ बंद करवा दिया था इन्होंने, सोचता था कि कोई हमारे बारे में बात ना करे। मतलब गुप्तचर प्रणाली लाया था, दिल्ली का मद्य निषेध, दारू बंद करा दिया था। और क्या किया था, दिल्ली में दारू बंद था, गुप्तचर प्रणाली था दूसरा। पहला क्या था, अमीर वर्ग को संपत्ति उसका सब संपत्ति जब्त कर लिया गया था। और जो भी जो अमीर लोग के जो पार्टी वार्टी होता, घर शादी ब्याह में पार्टी देना बंद था। ये 4 चीज लाया ताकि इसके बारे में कोई बोल ही ना सके। दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत, दीवाने रियासत मतलब का कार्य क्या था, तो दीवाने रियासत का कार्य था बाजार पर नियंत्रण रखना। क्या था, बाजार पर नियंत्रण रखना, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। फतू अल सलातीन नामक ग्रंथ लेखक कौन थे, तो ये लेखक कौन थे, तो इसामी थे। कौन थे, इसामी, इसामी थे। ठीक है, अगर बोले कि मनहूस सिराज, मिनहास उस सिराज, मिनहास उस सिराज कौन लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है आपका तबकाते नासरी। ये कौन है, इसका तबकाते नासरी है। अगर पूछे हसन निजामी, हसन निजामी का क्या हो जाएगा, तो हसन निजामी का ताजुल मासिर हो जाएगा, ताजुल मासिर। अगर पूछे जिया नक्शबी, जिया नक्शबी का तूतीनामा, तूतीनामा किसने लिखा है, तो जिया नक्शबी ने। अगर बोले मिनहाज उस सिराज का कौन सा है, तो ये तबकाते नासरी है। और अगर हसन निजामी का पूछे तो क्या हो जाएगा, ताजुल मासिर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। और फतहुल संतानी का ग्रंथ शामिल हो रहा है। वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कर एक वाजपेय तथा अन्य वैदिक यज्ञ किया था, ये किया था
प्रवरण सेन प्रथम ने, किन किया था? प्रवरण सेन प्रथम ने, ये इन्होंने ऐसा किया था फ्रेंड्स, ठीक है। सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था मूलराज प्रथम ने। किसने किया था? मूलराज प्रथम ने किया था सोलंकी वंश की स्थापना। अगर हम बात निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था? तो ये महावीर को, किसको? महावीर के महावीर सॉरी पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। क्या है, किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था? तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहा जाता था। टकसाल के अध्यक्ष को कहा क्या कहा जाता था? वो कहा था लक्षणाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। तो अगर बात करते पन्ना अध्यक्ष किसे कहा था? तो ये वाणिज्य का अध्यक्ष, ये होता था वाणिज्य, वाणिज्य का अध्यक्ष पन्ना, पन्नायज कहा था। सूत्राध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई वाला, सूत्र, जैसे सूत्रा से सूत याद रखते हैं, सूत को काटना बुनना और कपड़ा बुनना, तो ये होता था कटाई बुनाई का अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष, देखिए लोहा से लोहा था, धातु विभाग, तो ये धातु विभाग का अध्यक्ष। अगर पूछे टकसाल का तो लक्षणाध्यक्ष। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सूत का गंडोर। आप लोग को पता होगा कि इस तरह से हमारा हड़प्पा त्रिभुजाकार है ऐसा। यहाँ पे आता है सूत का गंडोर, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे, चार चीज। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम पूछे कि सबसे इधर कौन है पश्चिमी पुरातन सूत का गंडोर है, पूर्वी अगर पूछे तो पूर्वी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आता है आलमगीरपुर। यहाँ पे सूत का गंडोर तो आप लोग को पता ही है, पश्चिमी में सूत का गंडोर, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये सूत का गंडोर, यहाँ पे आलमगीरपुर होता है। अगर पूछे कि सबसे उत्तरी कौन सा होगा, तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा फ्रेंड? सबसे उत्तरी होगा मांडा, यहाँ हो जाएगा मांडा। और सबसे दक्षिणी कौन होगा? तो ये होता है दैमाबाद, ये होता है दैमाबाद। ये चार चीज याद रखिएगा। त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन दो संगठित हुआ, तो ये होता है तृतीय में। अगर बात करें प्रथम में दोस्तों, तो प्रथम में क्या होता है कि दो दो चीज होता है। तो क्या होता है? प्रथम बहु संगीति कहाँ होता है? तो सबसे पहले ये याद रखना है। और एक कब होता है? तो 483 ईसा पूर्व होता है प्रथम। द्वितीय कब होता है? तो 383। तृतीय कब होता है? 255। और चतुर्थ क्या होता है? तो पहली सदी, ठीक है। और इसमें कौन था? अजात शत्रु था, ठीक है, अजात शत्रु। पुरोहित अगर पूछे, पुरोहित कौन था? तो राजा कौन था? अजातशत्रु था। पुरोहित अगर पूछे तो पुरोहित कौन था? बताइए। महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति कौन था? यहाँ पे, यहाँ पे कौन था? अ, काला शोक था। यहाँ पे सबकामी था, सबकामी था। तृतीय में कौन था? अशोक था। यहाँ पे कौन था? तो मोगली पुत्तिस था। यहाँ पे चौथी में कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के साथ कौन था? अश्वघोष था। और वसुमित था, अश्वघोष वसुमित, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पूछे ये कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये क्या हुआ था? तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन, राजगीर वहाँ क्या बोलते हैं, कश्मीर में। अच्छा ये हो गया। पहली बौद्ध संगति में दोस्तों, पहली बौद्ध संगति में क्या होता है कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक की संकलन किया जाता है। शुद्ध पिटक और विनय पिटक की। द्वितीय में क्या होता है? स्थाविर और महासंगिक में बौद्ध धर्म टूट जाता है। तृतीय में क्या होता है? अभिधम पिटक की संकलन किया जाता है। चौथा में क्या होता है? महायान और हीनयान में टूट जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अश्वघोष किसके शासक में था? अश्व, अभी जैसे हमने बताया कि चौथा चौथा बौद्ध संगति में अश्वघोष था, एक कनिष्क था, कनिष्क शासन काल था। उदयगिरी गुहा लेख के किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है? देखिए उदयगिरी के अगर हम बारे में पूछे तो ये मिलता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उदयगिरी गुहा लेख के उल्लेख मिलता है। और धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न किस भाषा में किया जाता था? तो ये होता था फ्रेंड्स तमिल भाषा में, तमिल भाषा में। किसको? तमिल भाषा में, ठीक है। अब कुरल का कौन लिखा था? तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर ये इसका लिखने वाले। हुमायूं, हुमायूं हिमालय का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए हुमायूं हिमालय के बारे में पूछ रहा है ना, हुमायूं हिमालय के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच का क्या है कि नहीं है। काली और तीस्ता के बीच में कौन आता है? तो काली और तीस्ता के बीच में आता है ये, हाँ ये हुमायूं यानी सतलज और, सतलज और काली नदी तक है, ना कि तीस्ता और काली तक है। तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सब सही है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनदीसी क्षेत्र में दून घाटियां शिवालिक तथा मध्य हिमालय क्षेत्र इसी बीच में, यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियां भी है। तो यहाँ पे क्या है? सतलज और काली नदी के बीच में, ना कि सतलज और तीस्ता नदी के बीच में है, ठीक है फ्रेंड। काली और तीस्ता के बीच में कौन है? तो ये है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, ठीक है।
और निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी का झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? लैगून झील के बारे में पूछ रहा है। देखिए तो लैगून झील कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें वलूर झील, उलर झील, तो उलर झील के बारे में बात करते हैं, अष्टमुड़ी झील के बारे में, पेरियार झील के बारे में बात करें, चिल्का झील। देखिए चिल्का झील उड़ीसा में है, पेरियार झील केरल में है, ये उड़ीसा, ये केरल। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी और पुलिकट झील कहाँ है भाई? तमिलनाडु। पुलिकट झील तमिलनाडु है। ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन सा? चिल्का झील उड़ीसा और पेरियार झील केरल। ये दोनों का दोनों क्या है दोस्तों? ये लैगून झील है, खरे ताजे पानी का झील नहीं है, तब जबकि क्या है ये? खरे पानी का झील है। एक और पुलिकट झील भी याद रखिए तमिलनाडु में, वो भी लैगून झील है। इसके साथ और क्या याद रखिए? पुलिकट झील तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा, पेरियार झील केरल, पुलिकट झील तमिलनाडु। तीनों का तीनों क्या है? लैगून झील है, ताजे पानी का झील नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गोदावरी नदी के संदर्भ में पूछ रहा है कि ये गोदावरी नदी उद्गम नासिक के निकट त्रंबकन पहाड़ी से होता है। बिल्कुल सही बात है। इसकी प्रमुख सहायक नदी मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती है। बिल्कुल सही बात है। प्राणहिता बंधा पेनंगा और मेनंगा संगम नदी से बनती है, भी सही बात है। बोल रहा है कि ये केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से प्रभावित होती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये कहाँ से होती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से नहीं जाती है दोस्तों। ये उड़ीसा से नहीं जाके छत्तीसगढ़ प्लस कहाँ से जाती है? और तेलंगाना से जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन इसका डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। उड़ीसा की जगह पे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना होना चाहिए था। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कपासी मृदा, बिल्कुल सही बात है। दक्कन के पठार में अधिकतम वहाँ पाई जाती है, भी सही है। और खट्टे फल के लिए उपयुक्त, सबका सब सही है भाई, ऑप्शन ई हो जाएगा, सबका सब सही है। और निम्नलिखित बांध और उनके संबंधित राज्यों का सम्मिलित करें। देखिए चेरुथोनी बांध, चेरुथोनी बांध की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चेरुथोनी बांध का कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेरुथोनी बांध केरल, चेरुथोनी बांध केरल हो जाएगा। और अगर बात की इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध हो जाएगा मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध हो जाएगा कर्नाटक, कृष्ण सागर कर्नाटक। और मैथुर बांध क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो पहला चेरू बांध, पहला का 4 केरल, सही बात है, ये दोनों में से कोई होगा। और दूसरा क्या? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, तो मतलब ये हो गया, तो साफ हो गया। 4-1-3-2, 4-1-3-2 हो जाएगा, है ना। फिर से याद कर लेते हैं। चेरुथानी बांध केरल, चेरुथान चेरुथोनी बांध केरल, इंदिरा सागर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कृष्णराज सागर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। मैथुर बांध कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। बढ़ते हैं इसको दूसरी तरफ। और टाटी पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? ताती पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स, बात करते हैं, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और निम्नलिखित बंदरगाहों और उन्हें संबंधित राज्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही बात है। मार्मोगो बंदरगाह कहाँ है? ये है गोवा, बिल्कुल सही बात है। और प्रादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में, भी सही है। और ये कहाँ? एनोर बंदरगाह, बंदरगाह केरल में नहीं होकर ये कहाँ है दोस्तों? तो एनोर बंदरगाह क्या है? कहाँ पे स्थित है? तो एनोर बंदरगाह आपका स्थित है, ये है तमिलनाडु में दोस्तों। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। सॉरी चेन्नई, हाँ तमिलनाडु में, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई से उत्तर में है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं दूसरी तरफ। निम्नलिखित से किस संघ राज्य क्षेत्र की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर अगर हम पूछे राज्य क्षेत्र में ना, मतलब 2011 के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है, 2011 2021 का भी आया नहीं है। 2011 में तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा फ्रेंड। अगर पूछे राज्य में सबसे ज्यादा, तो राज्य में आ जाता है केरल, राज्य में आ जाएगा केरल। और अगर पूछे क्या बोलते हैं कि हमारा संघ राज्य क्षेत्र में, तो हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है फ्रेंड्स। और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 3 राज्य में फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यानम, आंध्र प्रदेश, कराईकल, तमिलनाडु, सबका सब सही है, 1 2 3।
पुडुचेरी 4 जगह से मिलाकर, पुडुचेरी एक आंध्र प्रदेश अन्नम है, कराईकल तमिलनाडु में, केरल माह है, सबको मिलाकर के पुडुचेरी बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो ये कौन सा देश है फ्रेंड्स, देखते हैं। तो ये है यहाँ पे कौन कौन सा है, तो ये है कोलंबिया, बिल्कुल सही बात है। केन्या, बिल्कुल सही बात है। केन्या और कोलंबिया दोनों का दोनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। कोलंबिया और केन्या भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। निम्नलिखित प्रायद्वीपों में से उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आइबेरियन प्रायद्वीप, अब देखता है यहाँ पे है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी में, बिल्कुल सही बात है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में, बिल्कुल सही बात है। कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर में, केप यार्क प्रायद्वीप कार्पेट्रिया की खाड़ी, बिल्कुल सही है। सबका सब सही है, ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित भू आकृति में से उनकी स्थिति सम्मिलित करें। देखिए जलोढ़ पंख, पहले तो भी आकार की घाटी, डेल्टा, डेल्टा कहाँ बनता है दोस्तों? तो डेल्टा हमेशा देखिएगा कि समुद्र के तट पे, जहाँ पे नदी क्या होती है समुद्र मिलती है, वहीं पे जितने अवसाद हो जाते हैं सब इकट्ठा करते, वही तो डेल्टा बन जाता है ना। तो समुद्र तट पे ये तो फिर डेल्टा मिला लिए। अब भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी कहाँ बनती है बताइए आप लोग? तो भी आकार की घाटी कहाँ बनेगी? जहाँ देखते हैं पहाड़ आता है उसके बीच में, जब पहाड़ को काट के नदी निकलती है पानी, तो उसको भी आकार की घाटी बना देती है। तो ये कहाँ हो जाएगा? भी आकार की घाटी कहाँ हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में। तो भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख कहाँ पे होता है? देखिए जब पूरा मिट्टी लेके जाती है, नया नया मिट्टी जाके कहाँ पे वो लगा देती है? जहाँ पे नदी का निरंतर फैलाव होता है वहीं पे तो लगाती है ना। अच्छा, सॉरी नहीं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख तो यहाँ पे हो जाएगा पर्वतीय गिरिपथ, जहाँ पे गिरती है जब पर्वत से ना वहाँ पे। चाप झील, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक कहाँ पे बनता है? जब पूरा नदी जैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाती है तो कुछ हिस्सा टूट के अलग हो जाता है, वहाँ पे पानी जम जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पानी जमा हो जाता है ना, उसी को चाप झील कहते हैं। और ये कहाँ होता है? ये पर्वतीय क्षेत्र में हो जाता है। सॉरी, ओ सॉरी, हाँ ये हो जाता है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ देखिए ये तो भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में था ही। डेल्टा मैंने बताया है कि कहाँ हो जाएगा? समुद्र घाट, समुद्र तट पे हो जाएगा। और चाप झील नदी के न्यूनतम फैला, जो नदी पूरा फैलते जाती है फैलते जाती है, तो पता चला एक साइड फैल के पानी वैसे ही जमा रह गया कहीं की नदी में, देखते होंगे आप, उसी को तो डेल्टा मतलब चाप झील कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ पंख, पर्वतीय गिरिपथ 4, फिर उसके बाद क्या है? भी आकार की घाटी 1, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं सुनिए। निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों को कौन सा सम्मिलित नहीं है? हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा कहाँ का है दोस्त? तो हम्बोल्ट जलधारा है प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही बात है। गल्फ पश्चिम उत्तरी अटलांटिक, सही बात है। अल्गुहास हिंद महासागर, बिल्कुल सही है। फ्लोरिडा भी क्या है दोस्तों? दक्षिणी अटलांटिक महासागर नहीं होता है, ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। ये भी क्या है? फ्लोरिडा भी उत्तरी होगा, दक्षिणी नहीं होगी, ये भी उत्तरी होगा। तो मतलब ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही थे, इसलिए ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही आरोहण क्रम देखिए, सबसे ज्यादा क्या है? सबसे बड़ा ब्राजील, आरोही क्रम पूछा सबसे ज्यादा ब्राजील, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एटना सिसिली, एटना सिसिली, बिल्कुल सही बात है। विशुवियस इटली, बिल्कुल सही बात है। एरिबस रॉस द्वीप, बिल्कुल सही बात है। कोटोपैक्स इक्वाडोर, सब सही, ऑप्शन ई हो जाएगा, सबका सब सही है। अब देखते हैं दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। यदि 7 का जो स्क्वायर है उसको इतना से डिवाइड दिया तो क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको इतना पता होगा, इस 7 का स्क्वायर माइनस करते हैं, अगर इसको कट करें तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 4, तो अगर डिवाइड दे देंगे तो 1/7 का स्क्वायर 2 बचेगा, तो 7 का स्क्वायर तो 1/49, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। फिर बढ़ते हैं, बोला है सोनाली और अनीसा की आयु का अंतर 12 वर्ष है। बोला है सोनाली और अनीसा का आयु का अंतर, मान लेते हैं सोनाली का आयु एस है, अनीसा का आयु ए है, दोनों का अंतर 12 वर्ष है। बोला यदि 9 वर्ष पहले बड़ी आयु, पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो 9 वर्ष पहले तो बड़ी की है तो हम S-9 कर लेते हैं, और ये किसके बराबर है? 4 गुनी अनीसा की आयु 9 वर्ष पहले, यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? S-9 इक्वल टू 4a-36। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू ले लेते a प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12 माइनस 9 इक्वल टू 4a-36। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 12, तो a प्लस 3 इक्वल टू 4a-36। तो अगर इसको उधर लाते हैं तो 36 और 3 39 हो जाएगा, इधर 3a हो जाएगा, तो a इक्वल टू 13,
ए इक्वल टू 13 और तो क्या हो जाएगा, और 25, अनीसा की आयु 13, उसकी आयु 25 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 13 और 25। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा 13, और 13 वाला ऑप्शन यही है ना, हाँ 13, एक जोड़ दीजिएगा, उसमें कितना ज़्यादा है 12, तो 13 और 12 25 होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर बोला गया है कि 18.5 किलोमीटर है, तो अगर इतना है जस्ट मल्टीप्लाई कर देने का, इसमें कुछ और है ही नहीं। तो 22 दशमलव में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18.5 से। तो जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों वो 411 इतना आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, बस मल्टीप्लाई करना है। यदि बोल रहा है इतना कोई 11 से विभाजित है तो एम का न्यूनतम मान, देखिए एन का न्यूनतम मान बोल रहा है ना कि क्या हो जाएगा। तो या तो यहाँ तो आप लोग ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं, या तो एक और तरीका है कि कैसे करना है। कोई संख्या अगर 11 से विभाजित होता है तो 11 से विभाजित हो रहा है, तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ना कि जितने भी टर्म है ना मतलब जो ऑड नंबर पे जो सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग बराबर कर देंगे। सम संख्या पे कौन कौन आ रहा है, आ रहा है 7, दो देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके बाद आता है एम, तो 7 प्लस एम, उसके बाद आता है 2, तो +2 इक्वल टू क्या करते हैं, इधर विषम संख्या जो विषम पोजीशन पे जो आ रहा है, तो विषम पोजीशन पे 3 है, 1 है, और क्या है 8 है, +5 है, जोड़ दीजिए कितना हो जाता है, तो m+9 इक्वल टू कितना हो जाता है, 8 5 13, 13 4 हो जाएगा 17, और m इक्वल टू 17 में से 9 घटा दीजिएगा तो 8, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग। बोल रहा है यदि ग्लेर को फुट भाषा में इतना बोला जाता है, मॉनसन को इतना बोला जाता है, तो रैमसन को, देखिए जी को बोला गया है 6। ठीक है, जी को 6 बोला गया है, एल को क्या बोला गया है, एल को बोला गया है 7, ए को क्या बोला गया है 8। देखिए यहाँ पे भी और हाँ, और आर को क्या बोला गया है, आर को 1, और ई का मतलब होता है 0। एम का मतलब सबसे पहले तो आर का मतलब क्या वहाँ पे बोला गया दोस्तों, आर का मतलब 1, आर का मतलब देखिए 1 हो गया। ए का मतलब वहाँ पे क्या बोला गया, ए का मतलब बोला गया है 8, तो 1 8 हो गया। फिर एन का मतलब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एन का मतलब हो गया है 9, 9 हो गया। और एस का मतलब देख सकते हैं यहाँ पे है एन, एस का मतलब है 5, 5 हो गया। ओ का मतलब देख रहे हैं वहाँ पे है 3, 3, एम का मतलब है 2, तो 1 8 9 5 3 2, 1 8 9 5 3 2, 1 8 9 5 3 2, 1 8 9 5 3 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये 120 नंबर क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति का वर्तमान में लाल रक्त कोशिका आरबीसी की इतना 64,000 है, यदि वह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रहा है तो आरबीसी 2 दिन बाद की संख्या। देखिए ये सिंपल एक तरह से हम उसको फॉर्मूला पे बना सकते हैं। बोल रहा है क्या, 64,000 है, सिंपल इंटरेस्ट पे बना सकते हैं, साधारण ब्याज पे 64 है, 5% के दर से 2 दिन है, तो जस्ट इसको 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है, जितना था उसका पड़ेगा ना, सॉरी सॉरी मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज के ऑप्शन से बन जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है हमको, सिंपल 64,000 इंटू 1 प्लस के कितना करेंगे 5/100, यहाँ पे 2 कर देंगे, एक दिन का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 64,000 इंटू ये बी बचे 100, 20 और 21 बटा कितना हो जाएगा, एक्चुअली ना 105/100 इंटू 105/100। अब इसको अब मल्टीप्लाई करके हटा दीजिएगा, देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका टोटल 70,560, कितना आ जाएगा 70,560 आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा अजीत एक एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, जबकि विकास उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि वह दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें, कुल मिलाकर 365 रुपये का भुगतान करना है, तो अजीत का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, अजीत जो है किसी काम को 4 दिन में करता है, और उसी काम को अमित जो क्या करता है, और कौन है विकास, विकास उसी काम को 3 दिन में करता है। तो अजीत का और 4:3 है, तो 4 दिन लगाता है, 3 दिन लगाता है। तो उसी तरह से इसका मतलब कार्य क्षमता, इसका मतलब ये अगर ये 3 काम करता होगा डेली, ये 4 काम, इसको निकालें कैसे, इसे निकालने का देखिए एक और तरीका है फ्रेंड्स। देखिए आपको सिंपल क्या करना है, देखिए कैसे रेशियो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, तो वो कि 4 दिन में पूरा कर देता है, 3 दिन में पूरा करता है, तो कार्य क्षमता कैसे निकालना है, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाता है 12, दोनों का लघुत्तम ले लिए 12 हो गया। और उसके बाद बोला देखिए 4 का 3, ये 3 3 का मतलब टोटल 12 काम है, ये टोटल क्या हो जाएगा काम है, टोटल 12 काम, ये चारों अगर काम कर रहा है तो चलती है 12, मतलब ये डेली 3 काम कर रहा है तो 12 काम कर देगा, ये 4 काम डेली करेगा तो 12 काम 3 दिन में करता है, इसीलिए
इसका कार्य क्षमता 3 है, इसका कार्य क्षमता 4 है। तो देखिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं, ये अजीत ये विकास, इसका कार्य क्षमता 3 है, इसका कार्य क्षमता 4 है। तो अब बताइए, तो उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। टोटल 7 काम का पैसा मिलेगा, 7 हिस्सा। ओके, कितना मिला है? 350 रुपया मिला है ना। तो देखिए, तो हमको पूछ किसके बारे में रहा है? अजीत के बारे में। तो अजीत को कितना भाग, तो टोटल कितना, टोटल देखिए 7 अनुपात है, 4 + 3 7 भाग, तो 7 का 3 ही भाग ना अजीत को मिलेगा। टोटल कितना है? 350 रुपया है। तो 7 × 5 = 35, अपन 15 150 रुपया मिलेगा उसे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसको तरफ। निम्न से कौन सा शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस, देखिए तीनों का काम अलग अलग है। ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक का अलग काम होता है, पुलिस का अलग काम है, और चिकित्सक का अलग काम है। ठीक है, बोल रहे वर्ष का, तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक वर्ष में कैसे निकलेगा? एक वर्ष में तो सिंपल यही निकलेगा ना, अगर हम पी धन दिए हैं तो पी इंटू आर, और एक वर्ष में बटा 100 करेंगे। और हमको पूछ रहा है 1/4 वर्ष में, तो 1/4 वर्ष बटा 100 करेंगे, तो पी इंटू आर बटा 400, ये निकल के आ जाएगा हमारा टोटल का टोटल। अब बोल रहा है कि हमारा मिश्र धन कितना होना चाहिए, तो बोल रहा है कि कितना हो जाना चाहिए टोटल का टोटल, ये इतना 1 साल का ब्याज निकलता है, 1/4 साल का पूछ रहा है ना, तो हम और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, अगर हम पी दिए थे तो पी प्लस पी आर बटा 400, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1 साल के, ये आगे पी को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 साल में दोस्तों कितना टोटल निकल के आता है हमारा, इसको पी और कॉमन ले लेते हैं तो 1 + R/400, ये 1 साल में इतना टोटल निकल के आता है, ब्याज सहित इतना रुपया मिलेगा हमको। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो बोल रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए, एक मतलब कि 1/4 वर्ष का निकालें तो ये होना चाहिए 41/40 इंटू पी के बराबर होना चाहिए, पी इंटू 1 + R/400। देखिए पी से पी कैंसिल हो गया, और 41/40 - 1 करेंगे इक्वल टू R/400 यहाँ पे था ही, तो ये हो जाएगा दोस्त 1/40 इक्वल टू यहाँ पे R/400, ये 0 से 0 गया, 10 से 10 गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R = 10%, ये हो जाएगा फ्रेंड 10%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 3 नल है ए बी सी, और तीनों नल के बारे में बोला गया है कि तीनों नल जो दिया गया है ए बी सी, एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, तीनों मिला करके 5 घंटे में भर देते हैं। बोल रहा है सी की गति बी से दोगुनी है, बी की गति ए से दुगनी है। तो हम मान लेते हैं ए जो है ए x आवर में करता होगा, तो बी उसे कितने आवर में कर देता है, टू दोगुनी स्पीड में कर देता है। सी कितने स्पीड में कर देगा, तो बी से दुगनी मतलब 4x में, उससे ज़्यादा स्पीड, ये कार्य क्षमता कर दी है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना जल्दी वो भर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, तो अगर हम बोल रहा है कि 5 घंटे में दोनों खाली करता है, अगर हम तो 5 घंटे में खाली करता है तो 5 घंटा का निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, ए प्लस बी एक टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, सॉरी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, तो यदि सी की गति बी की दुगनी है, देखिए बी की दुगनी है, तो अगर तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब ए प्लस बी तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो इसका मतलब कितना भरेंगे वो, 7x के स्पीड से वो लोग भरेंगे। और कितना टाइम लगता है भरने में उसे, तो 5 घंटा फ्रेंड्स लगता है, तो 5 घंटा लगता है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, तो मतलब 1/7 करना पड़ेगा 5 = ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x = 35 आवर्स लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। अब बोल रहा है बिहार में खुले वनों की क्षेत्रफल, बिहार में खुले वनों की क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक होने के अनुमान कितनी है, कार्बन स्टॉक होने के अनुमान दोस्तों दिए है 7204 मिलियन टन होने की मतलब अनुमान है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश होता है सबसे पहले, कि मध्य प्रदेश, सब में मध्य प्रदेश है। दूसरा नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरा नंबर पे आता है दोस्त अरुणाचल प्रदेश। तीसरा नंबर पे कौन आता है, तो वो आता है छत्तीसगढ़। तीसरा नंबर पे कौन आएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को दोगुना करना है, तो ये दोगुना कब तक करना है दोस्तों, तो 2025 तक उत्पादन वस्तुओं को दोगुना करने का लक्ष्य है।
और भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में संकल्प मूल्य संवर्धन उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये है दोस्तों, ये है 28.2%। ये कितना है? 28.2% है। वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? तो यह 1.4% है। अगर हम बात करें वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राष्ट्रीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? तो ये है 4.82। ये है 4.82%। ठीक है। अगर हम बोले वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य केंद्र सरकार से सहायक अनुदान कितनी राशि प्राप्त होने के अनुमान है? तो ये है 58,001.29 करोड़ रुपए पाने की अनुमान है। फिर बोलते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो वो है तो दोस्तों 61.2%। 61.2%। ठीक है। अब बोल रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी? तो ये जैविक पट्टी दोस्तों है 13 जिलों में। कौन कौन से है? 13 जिलों में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बजट के राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? तो अगर बोले निम्नलिखित में से कौन बजट के मद नहीं है, तो ये है क्या बोलते हैं कि उधार लेने में बजट में नहीं है, बजट के राजस्व प्राप्ति में नहीं है। बोला जाए समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो समावेशी विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी की जाती है। भुगतान संतुलित क्या है? भुगतान संतुलित क्या होता है कि शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों की सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण, कि जैसे कि हम भारत देश है, भारत देश क्या करता है कि जितने भी अब उसके जितने देश हैं दुनिया में, तो विश्व के बाकी जितने भी शेष देश हैं उसके साथ हम निवासियों के साथ हमारा आर्थिक व्यवहार का वितरण क्या है, इसी को क्या कहते हैं कि हम लोग भुगतान संतुलित करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट लिंग असमानता सूचकांक जीआईए को किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये किया गया है 2010 में। 2010 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है? लातविया की राजधानी कौन होगी दोस्तों? तो लातविया की राजधानी होगी रीगा। और मिन्स्क तो आपको पता है बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। ठीक है। और अगर लिथुआनिया की राजधानी है, लिथुआनिया की विनेस है। और बुखारेस्ट क्या है? बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र के द्विसदनीय विधायिका को स्थापना की गई है? तो द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है, ये वो की गई है 1919 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्गत आता है दोस्तों अनुच्छेद 117 के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के राष्ट्र सूची में नहीं है? देखिए, पुलिस है, जेल है, कानून व्यवस्था, लेकिन दंड देने की जो है वो हमारे समावर्ती सूची में आता है, इसीलिए वो मतलब राज्य में नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन सी। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाले विधेयकों का अनुच्छेद देखिए ये है अनुच्छेद 13 में। ये आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया है कि जैसे कोई भी ऐसा रूल कोई भी पास नहीं करेगा जिसके कारण किसी के भी मौलिक अधिकार को हनन हो, इसलिए उस रूल कोई लागू नहीं हो सकता है। ये 13 में बताया गया। अल्पीकरण करने का रूल किस में है? 13 में है, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए कौन है? तो वो होता है दोस्तों, वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। संसद नहीं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश पे होता है। ठीक है। और एक इसका चर्चा आर्टिकल 263 में की गई है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भी महाभियोग लगा के हटाने का कौन है? असमर्था, ये रीजन नहीं हो सकता है। दिवालिया नहीं हो सकता है। सिद्ध कदाचार नहीं हो सकता। ये संविधान के उल्लंघन करने पे केवल दो कारणों से उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने में भारत का उच्चतम न्यायालय शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता की। लेकिन अगर
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद का जो सुप्रीम कोर्ट न्याय करती है, निर्णय करती है जब विवादों का, तब वो अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 148 बोल रहा है इसमें कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की व्यक्ति का अधिकार देता है? तो ये कौन सा 21 में? इसमें प्राण और दैहिक सुरक्षा, जैसे हम लोग को जैसे जीना वैसे जी सकते हैं हमारे, इसीलिए 21 में सारा चीज है। सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, आजीविका का अधिकार हमारा है, मतलब अच्छा समय, अच्छा परिवर्तन, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, अधिकार सामाजिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा चाहिए, और ये सब 21 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये दोस्तों होती है कौन सी? प्राक्कलन समिति। कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति। और उसके बाद आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, इसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति भी कितने होते हैं? 22 लोग होते हैं, इसमें भी 22 में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, इसके सदस्य कुछ प्रधानमंत्री होते हैं, इसके सदस्य भी कुछ प्रधानमंत्री होते हैं। इसका होता है विपक्ष का नेता। लोक लेखा समिति विपक्ष का नेता। याचिका समिति में टोटल कितने सदस्य? याचिका समिति में टोटल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 राज्यसभा, 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा होते हैं। ठीक है, पूरे भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार कौन सा है? संवैधानिक अधिकार है। कैसा संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे आज तक की हम आज हमारा एडिटोरिया का जो फर्स्ट सेट हम लोग जो कर लिए हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड सेट लेके आएंगे, और उम्मीद करेंगे इससे और अच्छे से कर पाए। कहीं क्या टेक्निकल इशू स्टॉप हो जाने के कारण थोड़ा कहीं प्रॉब्लम हुआ है, आवाज़ नहीं जा रही थी, तो थोड़ा इशू हुआ है, वो पीडीएफ गड़बड़ हो रहा था। तो इनको मैं अगली बार इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप लोग जैसा रहेगा और इसको बिल्कुल अच्छे से हर एक ऑप्शन का डिस्कशन अच्छे से कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।